नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आपके सामने प्रस्तुत है गुलशन नंदा का एक और भव्य और शानदार रोमांटिक उपन्यास शर्मीली। शर्मीली वह उपन्यास है जिस पर एक रोमांटिक हिट मूवी बन चुकी है। हालांकि उपन्यास और मूवी में कुछ अंतर होता है, इसलिए आप इस उपन्यास को अवश्य सुनें। जैसा कि हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स तो गुलशन नंदा जी के बारे में जानते ही हैं, परंतु जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि गुलशन नंदा के उपन्यास ऐसे उपन्यास हैं जिनको सुनने के लिए एक ज़माने में लोग खाना पीना तक भूल जाते थे। आज भी उनके उपन्यासों की डिमांड वैसी ही है, परंतु उनकी पुस्तकों को छापने वाला कोई है नहीं। तो मेरे चैनल का उद्देश्य ये है कि आपके सामने अच्छी कहानियाँ प्रस्तुत की जाएं, वो भी बिना कांटे छांटे पूर्ण स्पष्टता के साथ। इसी के तहत हमने आपके सामने कई रोमांटिक उपन्यास प्रस्तुत किए, जिसमें प्रमुख हैं गुलशन नंदा के प्यासा सावन, शगुन, मेहंदी, नीलकंठ, लक्ष्मण रेखा, चंदन, कटीपतंग, माधवी, मैली चांदनी। रानू और राजवंश जो इन्हीं के समकालीन थे, उनके भी उपन्यास जैसे दिल चुराया मैंने, प्यासी नदी, प्यासी शबनम, फूलों की रानी, स्पर्श, अभिशाप, ये सारे उपन्यास बहुत ही चुनकर आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। और मेरा वादा है कि यदि आप इनमें से कोई भी उपन्यास सुनते हैं तो आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आपको एक अच्छी कहानी सुनने के लिए मिलेगी, केवल इसी चैनल पर नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव पर। इसके अलावा हमने अपने चैनल पर चंद्रकांता प्रस्तुत किया, जिसको काफ़ी व्यूज़ प्राप्त हुए हैं, और आचार्य चतुर्सेन का हृदय की परख। तो आज ही हमारे चैनल से तुरंत जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सभी नॉवेल्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सारे नॉवेल्स देख सकते हैं, या वीडियोस में जाएंगे तो भी आपको सारे वीडियोस दिखाई दे जाएंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इससे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सभी को बताएं। तो प्रस्तुत है आपके सामने शर्मीली उपन्यास का पहला भाग। कंचन। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों के साथ अचानक ही एक आवाज़ घाटी में लहरा उठी। उसकी गूंज को सुनते ही कंचन चिनार के घने वृक्ष के साथ चिपक गई। उसकी नौकरानी चंपा, जो उसे ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंची थी, फिर से पुकार उठी, कंचन। कंचन ने कनखियों से ढलान की ओर देखा, जिधर से चंपा गिरे हुए सूखे पत्तों को रौंदते और हाँफते हुए उसकी ओर बढ़ी चली आ रही थी। चिरमिर करते हुए पत्तों में उसके पैरों की आहट स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ज्यों-ज्यों वह आहट समीप आती गई, वह किसी अज्ञात भय से सिमटती चली गई। घने कोहरे की मोटी चादर ने वृक्षों के तनों को ढक रखा था। कंचन खिसकते हुए उस वृक्ष के तने में जा छिपी, जो एकदम खोखला था। उसने स्वयं को वहां इस प्रकार छिपा लिया, जिस प्रकार कोई अबोध शिशु डरकर मां की गोद में छिप जाता है। पर चंपा वहां भी आ पहुंची, जहां कंचन छिपी बैठी थी। एक तो पहले से ही नज़र कमजोर, दूसरे कोहरे की मोटी चादर। चंपा को कंचन कहीं भी दिखाई न दी। कंचन, ओ कंचन, मेहमान आ गए हैं, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कंचन। चंपा खिन्न होकर फिर चिल्लाने लगी। पहले तो कंचन ने सोचा कि सामने आकर बुढ़िया को झुंझलाहट दूर कर दे, किंतु फिर वह कुछ सोचकर रुक गई। वह मेहमानों के सामने नहीं जाना चाहती थी, वे उसे देखने के लिए आए थे, विवाह के लिए। वह जानती थी कि वे लोग उससे कई प्रकार के विचित्र प्रश्न पूछेंगे। पहले देखी अन्य लड़कियों से उसकी पढ़ाई लिखाई की तुलना करेंगे, उसके कद को नापेंगे, उसके रंग रूप को जांचेंगे, और फिर अंत में बड़े ही सभ्य ढंग से कहेंगे, शांति बहन, तुम्हारी बेटी सुंदर और सुशील तो है, लेकिन हमें अफसोस है कि यह हमारे घराने की शोभा न बन सकेगी। यह सोचते ही कंचन के मन को धक्का सा लगा। उसे यूँ अनुभव हुआ जैसे सचमुच ही कोई उसे फिर ठुकराने और उसकी भावनाओं को ठेस लगाने आ पहुंचा हो। अनायास ही उसकी पलकों में आंसू छलक आए। वह मन ही मन सोचने लगी, ठीक ही तो कहते हैं सब, वह अनपढ़ और मूर्ख है, बात करने तक की तमीज नहीं है उसे। डांट टपट के अलावा जीवन में उसे मिला ही क्या, और ससुराल गई तो वहां भी पहाड़ जैसा बोझ बन जाएगी। वह किसी पर भी भार नहीं बनना चाहती थी। घर वाले ना जाने क्यों उसके विवाह की चिंता में डूबे रहते थे।
इन्हीं विचारों में खोई खोई सी वह चुपचाप वहीं बैठी रही। उसे ना पाकर चंपा निराश लौट गई। कुछ देर बाद कंचन पेड़ के खोखले तने से बाहर निकल आई और कोहरे की मोटी चादर में से झांककर इधर उधर देखने लगी। फिर वह धीरे धीरे अपनी बगिया की ओर बढ़ने लगी। घर से कुछ दूर पेड़ों की घनी छांव में उसने अपनी एक बगिया बना रखी थी और उसमें तरह तरह के पशु पक्षी पाल लिए थे। रंग बिरंगी चिड़ियाँ, खरगोश, गिलहरियाँ, यही उसके सगी संबंधी थे। पेड़ों के इस झुंड में उसका छोटा सा चिड़ियाघर था। घर के कामकाज से निपटते ही वह सीधी इस दुनिया में पहुंच जाती और उसका उदास मन थोड़ा शांत हो जाता। सांसारिक दुविधा में फंसे मस्तिष्क को उलझनों से तनिक मुक्ति मिल जाती। शायद वह इंसानों के छल कपट से डरती थी। उनसे मिलकर उसे एक अनोखा सा भय अनुभव होने लगता। एक विचित्र सी घुटन में वह महीनों तक बंदिनी के समान रहती। हीन भावना से छुटकारा पाना उसके लिए कठिन हो जाता। तभी तो उसने यह अपने ढंग का वातावरण बना रखा था। यह नन्हा सा चिड़ियाघर उसके जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया था, उसके मानसिक अभावों की पूर्ति के लिए। अपनी बगिया में पहुंचकर वह चुपचाप झूले पर बैठ गई और उन रंग बिरंगी पक्षियों से अपना मन बहलाने लगी। तभी अचानक जैसे किसी ने उसके हृदय को महसूस दिया। उसके हृदय की धड़कन क्षण भर के लिए रुक सी गई। एक पेड़ के पीछे से दो आंखें उसे घूर रही थीं। यह देखकर कंचन के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई और उसने झूले की रस्सियों को कसकर पकड़ लिया। फिर उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा, जैसे भागने की राह खोज रही हो, किंतु उसके सामने से पहले ही चंपा पेड़ के पीछे से निकलकर फुर्ती से उसके सामने आ खड़ी हुई। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे उनके सामने। कंचन जाल में फंसे पंछी की तरह फड़फड़ा उठी। अरे पगली, क्यों दीमक लगाती है अपनी जवानी को? इन जानवरों के संग सारी जिंदगी थोड़े ही कट जाएगी। नहीं दाई माँ, हमें मत ले जाओ यहाँ से। अभी तो मैं आई ही हूँ, मालकिन आई तो कान पकड़कर ले जाएंगी। चंपा ने कहा, तू समझती क्यों नहीं कंचो? मेरी बन्नो, तुझे देखने आए हैं वे लोग, लड़के की माँ और उसकी बहन। अच्छे लोग हैं, अच्छा घराना है, फिर तू क्यों चिंता करती है? कंचन चुपचाप बैठी चंपा की बातें सुनती रही। चंपा के चुप हो जाने पर भी वह वैसी ही मौन और स्थिर अपनी बूढ़ी नौकरानी की ओर देखती रही। इस बीच उसने दो एक बार अपनी पलकों को जरूर झपकाया। पगली, पखेरुओं से प्यार करने का कोई फायदा नहीं। चंपा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, किसी आदमी से प्यार करके देख, दुनिया ही बदल जाएगी तेरी। चल हट, कहते हुए कंचन ने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। चंपा चुप हो गई और कंचन के चेहरे पर उभर आई लाज की उस लालिमा को देखने लगी जो एक तरंग की तरह उसकी धमनियों में दौड़ने लगी थी। फिर वह उसके पास बैठ गई और बड़े स्नेह से बोली, क्या सोच रही है? चल उठ। चंपा, बोल मेरी बन्नो, अगर कभी शादी हो गई हमारी तो इस बगिया का क्या होगा? पूरी की पूरी बगिया उठवाकर तेरे ससुराल भिजवा देंगे। चंपा की यह बात सुनकर कंचन को हंसी आए बिना न रही। उसके उदास गालों पर सूर्योदय की सी लाली चमकने लगी। फिर वह हंसते हंसते उठी और अपनी नौकरानी के साथ चल दी। बेटी की अनुपस्थिति ने शांति को बड़ी ही विचित्र परिस्थिति में डाल दिया था। फिर भी वह अपने आप को संभालकर मेहमानों के स्वागत सत्कार में जुटी हुई थी। लड़के की माँ और बहन बार बार दृष्टि उठाकर इधर उधर झांक लेती, किंतु शांति बड़ी चतुराई से उनको किसी न किसी बात में लगा देती। बोलचाल और पहनावे से दोनों माँ बेटी आधुनिक दिखाई दे रही थीं। खाने पीने के मामले में भी वे पीछे न थीं। उनकी खातिरदारी में शांति कोई कसर न छोड़ रही थी। बेटी के आने में जैसे जैसे देर हो रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह उन दोनों को कब तक बातों में उलझाए रख सकती थी। आपकी बेटी कब आएगी? अचानक ही श्रीमती माथुर ने शांति से पूछा। बस आती ही होगी, असल में वह बहुत शर्मीली है। आपने उसका फोटो तो देखा ही होगा, बहुत सुशील और सुंदर है। जी, फोटो देखकर ही तो हम देखने। रूपा ने अपनी उंगलियों के नाखून चबाते हुए कहा। देख लो बहन, देर हो तो हम फिर कभी, उसकी माँ ने बात बनाई, किंतु शांति ने श्रीमती माथुर को अधिक न बोलने दिया। अरे
छिपी होगी कहीं लाज के मारे, अभी लाई मैं उसको। कहते कहते वह दूसरे कमरे में चली गई। बड़े विचित्र लोग हैं मम्मी ये। रूपा ने एक लड्डू उठाया और मुंह में भरते हुए बोली, कोई तैयारी नहीं है। तभी बाहर मोटर का हॉर्न बजा तो दोनों माँ बेटी संभल कर बैठ गईं। मम्मी, डैडी। वातावरण में एक सुरीला स्वर गूंज उठा। 17-18 वर्ष की एक आधुनिका रूपवती युवती ने कमरे में प्रवेश किया तो माँ बेटी उसे आश्चर्य से देखने लगी। नए फैशन के कपड़े, कटे हुए बाल, चाल में एक लचक और आंखों में एक अनोखा उन्माद। पल भर के लिए वे उसे देखती ही रह गईं। उस युवती की आंखों में भी आश्चर्य उभर आया था। वह धीरे धीरे चलकर उनके पास आ गई। हेलो। माँ बेटी दोनों ने एक साथ उस युवती का स्वागत किया। उनकी आंखों में एक विशेष चमक आ गई। यह मेरी मम्मी हैं। रूपा ने अपनी माँ का परिचय कराया। श्रीमती माथुर ने नमस्ते की। रूपा तनिक रुककर बोली, और मैं रूपा, अपनी मम्मी की बेटी, इसी साल बीए किया है। मुझे कामिनी कहते हैं, एमए में पढ़ रही हूँ। कहते हुए कामिनी ने उनकी ओर ध्यानपूर्वक देखा और फिर उनके आने का उद्देश्य समझने में उसे देर न लगी। उसने मुस्कुराते हुए मिठाई की प्लेट उठाई और रूपा की ओर बढ़ा दी। रूपा सकुचाई तो वह बोल उठी, लीजिए ना। तुम्हारे डैडी तो घर में नहीं हैं और तुम्हारी मम्मी तुमको ढूंढने गई हैं। श्रीमती माथुर ने माथे पर झलक आए पसीने को साड़ी के छोर से पोंछते हुए कहा। हाँ, उन्होंने शायद आपको यह नहीं बताया कि हम लोग यहाँ आएंगे। रूपा ने झिझकते हुए स्थिति को स्पष्ट करना चाहा। मुझे किस लिए? क्योंकि हम आपको देखना चाहते थे। ओ आई सी, आप मुझे देखने आई हैं? अपने नरेंद्र भैया के लिए। बहन जी ने ठीक कहा था, तुम लाखों में एक हो। श्रीमती माथुर बोल उठी। चार्मिंग एंड स्मार्ट, रूपा ने कहा। मैं या आपके भैया? आप। थैंक यू थैंक यू। ज़्यादा तारीफ मत कीजिए, मैं सच्ची समझ बैठूंगी। हाँ, तो क्या करते हैं आपके भैया? PWD में इंजीनियर हैं। ओह, तब तो वेतन अच्छा मिलता होगा। 1000 अलाउंस और मकान का किराया मिलाकर 1500 तक पहुंच जाता है। और तरक्की, वेतन 5000 तक पहुंच सकता है। श्रीमती माथुर ने आगे बढ़कर कहा। इससे ज़्यादा हमें करना ही क्या है? भगवान का दिया सब कुछ है हमारे घर में। कार भी है, रूपा बोली। अच्छा, कार भी है, तब तो ये शादी ज़रूर होगी। लो, आ गई मेरी रानी बिटिया। शांति की आवाज़ सुनकर श्रीमती माथुर और रूपा ने उस ओर देखा। उसके साथ कामनी जैसी शक्ल सूरत की एक और लड़की को देखकर माँ बेटी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह गुड़िया के समान माँ के कंधे का सहारा लिए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। श्रीमती माथुर कभी कामनी को देखती तो कभी कंचन को। एक ही कद काठ, एक ही रूप रंग, अंतर केवल यह कि एक नई रोशनी की बिजली और दूसरी लाज की पुतली। श्रीमती माथुर और रूपा ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कामनी तथा कंचन को बारी बारी से देखने लगी। उन दोनों के मन में उठी शंका को भांपते हुए कामनी झट से बोल उठी। माफ़ कीजिए, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। क्या मतलब? रूपा ने पूछा। आप जिसे देखने आई हैं वह मैं नहीं, मेरी बहन कंचन है। तो वह आपकी बहन कंचन है? हाँ। यह सुनते ही श्रीमती माथुर और रूपा के चेहरों पर परेशानी के चिन्ह उभर आए। एक ही सूरत की दो लड़कियां, कामनी और कंचन, साधारण तौर से दोनों को पहचानना एकदम कठिन। यह कोई वास्तविकता थी या स्वप्न? तभी शांति की दृष्टि कामनी पर पड़ी तो वह अपने स्थान पर खड़ी की खड़ी रह गई। वह उससे यह भी न पूछ सकी कि वह कब आई। मैं कुछ ही देर पहले आई हूँ मम्मी। माँ ने मन की दशा समझते ही कामिनी बोल उठी। सब पूछताछ कर ली मैंने। घराना तो अच्छा ही है, लड़का भी अच्छा है, कंचन के लिए ठीक रहेगा। फिर उसने आगे बढ़कर माँ से चाबियों का गुच्छा छीन लिया और भीतर जाने लगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस कंचन, यू आर लकी। उसने जाते जाते मुस्कुराते हुए कंचन की ओर देखकर कहा और फिर तेजी से भीतर चली गई। श्रीमती माथुर और रूपा की समझ में न आ रहा था कि इस नई स्थिति का सामना किस प्रकार करें। जुड़वा बहनें हैं, शांति ने आगे बढ़कर उनके असमंजस को दूर करने के लिए कहा। दोनों में कोई फर्क नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ,
श्रीमती माथुर बोली। व्हाट अ कोइंसिडेंस, रूपा ने कहा। नमस्ते करो बेटी, शांति ने कंचन को सहारा देते हुए कहा। कंचन लाज से सिमटी जा रही थी। उसने दृष्टि झुकाए हुए ही हाथ जोड़ दिए। श्रीमती माथुर ने आशीर्वाद देने के बाद पूछा, क्या यह भी कॉलेज में पढ़ती है? नहीं, कॉलेज की पढ़ाई से बढ़कर इसे घर का काम काज पसंद है। बचपन से ही अपने डैडी की लाडली रही है, इसी कारण। रूपा ने गहरी दृष्टि से कंचन की ओर देखा, जो एक शर्मीली गुड़िया की तरह स्थिर खड़ी थी। श्रीमती माथुर और रूपा में खुसर फुसर होने लगी तो शांति से न रहा गया। बात क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। बहन जी, बात यह है कि लड़की हमें पसंद है, श्रीमती माथुर ने झट से कहा, किंतु अगला वाक्य कहते समय वह हिचकिचा गई। शांति ने कंचन को इशारा किया तो वह जापानी गुड़िया की भांति झुकी और श्रीमती माथुर के पैर छूने लगी। अरे अरे, यह क्या बेटी, कहते हुए श्रीमती माथुर एक झटके के साथ पीछे हट गईं। फिर वह शांति की ओर देखकर बोली, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ बहन जी। कहिए। हमें कामिनी पसंद है। लेकिन हमने तो कंचन के बारे में लिखा था, शांति ने दृढ़तापूर्वक कहा। श्रीमती माथुर शांति की बात सुनकर असमंजस में पड़ गईं, किंतु तभी रूपा अपनी माँ का पक्ष लेते हुए बोल उठी, बात यह है कि मेरे भैया को मॉडर्न लड़की ज़्यादा पसंद आएगी और कामिनी, मेरा मतलब है वह उनके विचारों के एकदम अनुकूल है। लेकिन यह संभव नहीं। कामिनी की शादी के बारे में हमने अभी तक नहीं सोचा। तो सोच लीजिए, हमें आपकी बेटी कामिनी ही पसंद है। कहते हुए वे दोनों खड़ी हो गईं। श्रीमती माथुर ने एक बार फिर शांति की ओर गौर से देखा और कहा, बहन जी, सोचने के लिए बहुत वक्त है, अगर मन हो तो लिख दीजिएगा। श्रीमती माथुर रूपा के साथ बाहर चली गईं तो कंचन मुंह फेर कर खड़ी हो गई। शांति को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। वह कभी कंचन की ओर देखती तो कभी उस दरवाजे की ओर जहां से श्रीमती माथुर और रूपा अभी अभी बाहर गई थीं। अपमान की अनुभूति से कंचन का दिल रो उठा। उसकी आंखों में अचानक ही आंसू झिलमिलाने लगे, किंतु वह विवश थी। किसी से वह कुछ कह भी तो न सकती थी। मेहमान नहीं आए क्या? पिता की आवाज़ सुनते ही कंचन दूसरे कमरे में चली गई। शांति ने अपने पति द्वारकादास की ओर देखा, जो अपने मित्र पादरी जोसेफ के साथ भीतर आ रहे थे। शांति ने कोई उत्तर न दिया तो द्वारकादास ने दोबारा पूछा, मेहमान आए? आए भी और गए भी। क्या सोचा उन्होंने हमारी कंचों के बारे में? फादर जोसेफ ने पूछा। उन्हें कंचन नहीं, कामिनी पसंद है। कामिनी का नाम सुनते ही दोनों चौकन्ने हो गए। लेकिन कामिनी को उन्होंने कैसे देख लिया? द्वारकादास हड़बड़ाकर बोले। हेलो डैडी। कामिनी की आवाज़ सुनकर द्वारकादास और फादर जोसेफ चौंक पड़े और उस ओर देखने लगे जिधर से आवाज़ आई थी। हिरणी की तरह उछलते हुए कामिनी अपने पिता के सामने आ खड़ी हुई। तुम कब आई? द्वारकादास ने आश्चर्य से पूछा। अभी कुछ देर पहले। फिर उसने आगे बढ़कर फादर जोसेफ को नमस्कार किया। आने की सूचना पहले क्यों नहीं दी? द्वारकादास पूछ बैठे। डैडी, मुझे क्या पता था कि कोई कंचन को देखने आ रहा है। तुम्हारे आने या ना आने से क्या होता है? जन्मजली का नसीब ही फूटा है। शांति बड़बड़ा उठी। उस बेचारी के नसीब को क्यों कोसती हो भाभी? फादर जोसेफ ने कहा, किसी को इतना बुरा नहीं कहना चाहिए कि वह घुटकर मर जाए। और क्या करूं? जवान बेटी को घर में कब तक बिठाया जा सकता है? तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। जिसने जन्म दिया है वही उसके नसीब की रक्षा भी करेगा। जरा संयोग बनने दो, तुम्हें पता भी न चलेगा कि लड़की कब ससुराल जा बैठी। यू आर राइट फादर। कामिनी बीच में बोल उठी। अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मेरे कॉलेज से बाहर निकलने के पहले ही कोई ऐसा संयोग बना दे, वरना कंचन मुझको जन्म भर गालियां देती रहेगी। फादर जोसेफ को कामिनी की यह बात अच्छी ना लगी। उन्होंने इस पढ़ी लिखी नादान लड़की से बहस करना ठीक ना समझा। बाहर मोटर का हॉर्न बजा तो कामिनी बैग लेकर जाने लगी। अब कहाँ चलीं? द्वारकादास ने उसे रोककर पूछा। बाहर लड़कियां प्रतीक्षा कर रही हैं। क्यों, कहीं जा रही हो? गुलमर्ग। कॉलेज का पूरा ग्रुप जा रहा है स्नोफॉल देखने। जाऊं डैडी? बहुत देर हो गई है। इससे पूर्व के द्वारकादास कुछ कहते, कामिनी ने आगे बढ़कर माता पिता के गालों पर चुंबन अंकित किया
और बाय बाय फादर कहकर हाथ हिलाते हुए तेजी से बाहर चली गई। शांति ने फादर जोसेफ की ओर देखा। उनके चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए थे। उन्होंने पल भर के लिए अपनी पलकों को मूंद लिया और कहा, द्वारकादास, अब आज्ञा दो, जाऊंगा। फिर फादर जोसेफ ने अपनी छड़ी उठाई और चल दिए। बाहर आकर उन्होंने खुले आसमान की ओर देखा, जैसे अपने प्रभु से कुछ कहना चाह रहे हों। थोड़ी दूर चलकर फादर जोसेफ के पांव रुक गए। उन्होंने पलटकर कंचन की बगिया की ओर देखा। वह पालतू पशु पक्षियों के बीच खामोश बैठी थी। पगडंडी के किनारे किनारे चलकर फादर जोसेफ उसके पास जा पहुंचे। उन्हें देखकर कंचन चौंक गई। फादर जोसेफ ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा और फिर उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। उन्हें कंचन बहुत ही प्यारी लगती थी, किंतु वह भी विवश थे। उदास हो गई मेरी बेटी? कंचन की आंखों में आंसू देखकर वे पूछ बैठे। नहीं तो, कंचन ने आंचल से आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया। कांच और हीरा चमक दोनों में होती है, किंतु उनका मूल्य सिर्फ जौहरी ही जानता है। फिर भी हीरा हीरा होता है और कांच केवल कांच। नहीं बाबा, यह सब झूठ है। हम कामिनी कभी नहीं बन सकते। भगवान ने हमें सारे गुणों से वंचित कर दिया है। उसने सब कुछ कामिनी को देकर संतोष कर लिया है। लेकिन बेटी, प्रभु ने तुझे एक ऐसी चीज़ दी है जो उसके पास नहीं। बड़ा दिल। प्रभु के खेल निराले हैं। तू रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फादर जोसेफ ने सांत्वना देते हुए उसे उठाकर सीने से लगा लिया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते रहे। किसी दुखी मन को धीरज बंधाने का यही तो एकमात्र उपाय है। कंचन फादर जोसेफ की बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। उसके हृदय की समस्त पीड़ा पिघलकर उसकी आंखों में उमड़ आई। हंसी की फुलझड़ियों ने गुलमर्ग की घाटी में छाए कोहरे को जैसे रंगित सा कर दिया। हर ओर बर्फ की सिलें बिछी थीं, जिन पर उछलती थिरकती रंग बिरंगी चंचल तितलियों ने शीतल वातावरण में भी आग सी भड़का दी थी। झूमती गाती हंसती खेलती नवयुवतियों की टोली, उनके थिरकते मदमाते अंगों का गर्म रक्त प्रवाह, बर्फ की शीत धमनियां भी पिघले हुए धुएं में बदली जा रही थीं। आकाश में छाई काली घटाओं को शायद उन चंचल फुलझड़ियों की चिंगारियां पसंद न आईं। युवतियों के नयनों में झांकते खुशी और ओठों पर खेलती मुस्कान के घटाओं में छिपी बिजलियां सहन न कर सकी। घटाएं उमड़ी, बादलों ने अंगड़ाई ली और एक प्रचंड तूफान धरती पर उतर आया। बर्फ के लोदे अपनी जगह से खिसकने लगे। अचानक प्रलय सी आई और हवा के तेज झोंकों ने उस सुहावने वातावरण को भयंकर बना दिया। युवतियों के ठहाके को कोलाहल में बदल गए और वे तेज तथा ठंडे झोंकों से बचने के लिए आबादी की ओर भागने लगीं। कामनी और उसकी सहेलियों ने शीघ्र ही आश्रय ढूंढ लिया। कुछ ही क्षणों बाद पूरी टोली एक बंद बंगले के अहाते में पहुंच गई। आसपास किसी को भी ना पाकर उन्होंने खिड़की का एक शीशा तोड़ डाला और भीतर की चटकनी खोल दी। फिर खिड़की को लांघकर सब की सब भीतर जा पहुंची और तब उनके हृदय भय से धड़कने लगे। कुछ देर पहले की चहचहाहट मौन में परिवर्तित हो गई। सब चुपचाप सटकर बैठ गईं और बड़ी बेचैनी से बर्फीले तूफान के रुकने की प्रतीक्षा करने लगीं। लगभग 2 घंटे बाद तूफान थमा। हवा का शोर तो घट गया, लेकिन बर्फ का गिरना न रुका। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता जा रहा था, युवतियों के दिल बैठे जा रहे थे। वे सोचने लगीं कि अब सुबह से पहले उस बंगले से ना निकल सकेंगी। इस घटना के लिए फिर से वे सब कामिनी को दोषी ठहराने लगीं। आबादी से इतना दूर, इस ऊंचाई पर वे ना आना चाहती थीं, किंतु कामिनी की जिद उन्हें वहां ले आई। वही उनका नेतृत्व कर रही थी, वही सबसे निर्भीक थी। अब सबको यूं विवश, शीत में ठिठुरते और भूख से तड़पते देखकर वह भी चिंतित हो उठी। यह सब तुम्हारी ही जिद का नतीजा है, उनमें से एक ने कामिनी को झड़का। निकली थी एडवेंचर करने, लेकिन सबका पंचर कर दिया। दूसरी बोल उठी, अगर मुझे कुछ खाने को ना मिला तो रात भर नींद नहीं आएगी। तीसरी ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे तू नींद को रो रही है, ठंड में ऐसी अकड़ जाएगी कि आंख खुलेगी ही नहीं। चौथी बोली, ओ यू शट अप। तब कामली ने चिल्लाकर उन्हें चुप कर दिया।
फिर कुछ सोचकर वह थोड़ी नम्र हो गई और कह उठी, कावर्ड्स। युवतियां जानती थीं कि इस आपत्ति से छुटकारा भी कामनी ही दिलवाएगी, सो चुप रह गईं। अभी कामनी शीत और भूख से बचने का उपाय सोच ही रही थी कि सहसा बाहर आहट हुई। कोई दरवाजे पर लगा ताला खोल रहा था। आने वाले क्षण की कल्पना करते ही सब युवतियों के दिलों की धड़कन पल भर के लिए रुक सी गई। लेकिन अब परिस्थिति का मुकाबला तो करना ही था, इसलिए सब की सब साहस जुटाने का प्रयास करने लगीं। तभी एक धमाके के साथ दरवाज़ा खुल गया। अधेड़ आयु का एक व्यक्ति हाथ में लालटेन लिए भीतर आया तो कई युवतियों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। दरवाज़ा खुलते ही तेज बर्फीली हवा के झोंके भी कमरे में आने लगे तो शीत में ठिठुरती हुई युवतियां सिमटकर एक दूसरे से चिपट गईं। कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा जो इतना डर रही हो, कामनी ने उन्हें फिर डांटा। कौन हो तुम सब? आगंतुक ने उन भयभीत युवतियों की ओर घूरकर देखते हुए कहा। भीतर कैसे आ गईं? कामनी ने साहस बटोरा और खिड़की के टूटे हुए शीशे की ओर संकेत किया। खिड़की के शीशे को टूटा देखकर आगंतुक के चेहरे पर क्रोध उमड़ आया, लेकिन इससे पहले वह कुछ और कहता, कामनी चिल्ला उठी, लेकिन तुम कौन हो? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। तो खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से खाने का इंतज़ाम करो, और हाँ, सबसे पहले दरवाज़ा बंद कर दो ताकि हवा के झोंके हमें ना सताएं। लेकिन आपने यह तो बताया नहीं कि आप हैं कौन? चौकीदार ने दरवाज़ा बंद करते हुए प्रश्न किया। यह सब बाद में, पहले खाना। खाने को तो कुछ यहाँ है ही नहीं, 3 कोस तक कोई बस्ती नहीं। अब क्या होगा? हम सब भूख और सर्दी में मर जाएंगे। कई युवतियाँ एक साथ चिल्ला उठी। आग और कहवा है, आप चाहें तो। कामनी अपनी विवशता और स्थिति को समझ रही थी। उसने झट से स्लैब की जेब से 5 रुपए का नोट निकाला और आगे बढ़कर चौकीदार की हथेली पर रख दिया। लो, आग और कहवा ही सही, लेकिन ज़रा जल्दी। चौकीदार ने एक दृष्टि कामनी पर और दूसरी उस नोट पर डाली, फिर लालटेन की छत में बंधे तार से लटकाकर वह बाहर चला गया। अब युवतियों का भय दूर हो गया तो वे कामनी को घेरकर खड़ी हो गईं। गरम गरम कहवे की कल्पना से ही उनके दिल उछलने लगे थे। कामनी उन सबको एक और हटाते हुए खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। धुंधले वातावरण में दूर तक कुछ बस्तियां दिखाई दे रही थीं। एकाएक कामनी के मस्तिष्क में कोई विचार बिजली की तरह कौंधा। चौकीदार! उसने वहीं से चौकीदार को पुकारा। कामनी की आवाज़ सुनकर चौकीदार खिड़की के पास आया और पूछ बैठा, क्या बात है मेम साहब? वह रोशनी देख रहे हो ना? कामनी ने बत्तियों की ओर संकेत किया। हाँ, चौकीदार बोला। कौन सी जगह है वह? फौजी अफसरों का मेस है, चौकीदार ने बताया, लेकिन वहाँ कोई नहीं जा सकता। यह कहकर चौकीदार पिछवाड़े की ओर चला गया, लेकिन कामनी कुछ देर तक उन बस्तियों की ओर ही देखती रही। क्या सोच रही हो कम्मो? एक युवती ने पूछा तो वह चौंककर उसकी ओर देख उठी। तुम सबकी भूख मिटाने का उपाय? वह कैसे? लेकिन कामनी ने उसे कोई जवाब ना दिया और खिड़की खोलकर बाहर कूद गई। उसकी सहेलियों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु उसने उनकी एक ना सुनी और अकेली उस ओर बढ़ने लगी जिधर रोशनी दिखाई दे रही थी। फिर वह फौजी अफसरों के मेज़ तक धीरे धीरे जा पहुंची। मेज़ के बाहर कांटेदार तारों की बाड़ लगी हुई थी। कामनी पल भर के लिए सुस्ताई, फिर पेड़ों की आड़ में छिपती छिपाती बाड़ के निकट पहुंच गई। अंधेरे में गेट ढूंढना और गेट से भीतर जाना उसे कठिन लगा, इसलिए वह लेटकर तारों के नीचे से रेंगते हुए भीतर जाने लगी। इस काम में उसे जल्दी ही सफलता मिल गई। मेज़ की दीवारों के साथ लगकर चलते चलते वह पिछली खिड़की तक पहुंच गई और अंदर झांकने लगी। अंदर का अनोखा रंगरूप देखकर वह फिर चकित रह गई। वहाँ एक विचित्र निश्चिंतता का संसार बसा था। अपने घरों से सैकड़ों हजारों मील दूर बैठे नौजवान अफसर मस्ती के आलम में डूबे हुए थे। छोटी छोटी टोलियों में बटे वे अपना दिल बहला रहे थे। एक ओर ताश की बाजी जमी थी तो दूसरी ओर किसी सैनिक विषय पर चर्चा हो रही थी। एक कोने में शराब का दौर चल रहा था तो दूसरे कोने में बिलियर्ड का खेल खेला जा रहा था। कामनी एक खिड़की से दूसरी ओर, दूसरी से तीसरी खिड़की से झांकते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। फौजी अफसरों के खिले हुए चेहरे उसे बहुत आकर्षित कर रहे थे।
हंसने खेलने के स्वर बार बार उसके कानों से टकरा रहे थे। आखिर खिड़की के पास पहुंचकर वह अचानक ठहर गई। अपने साथियों से घिरा एक अफसर लय के साथ एक कविता पढ़ रहा था। आ के दिल की उदास दुनिया में यास के अब्र छाए जाते हैं, शौक की दुल्हनें ना उठ जाएं, आ के पर्दे गिराए जाते हैं। कामनी ने शीशे पर जमी धुंध को साफ किया और उस अफसर को ध्यानपूर्वक देखने लगी। अब वह अपने साथियों की वाह में डूबा हुआ था। वह लंबा और छरहरे बदन का नौजवान अफसर था। न जाने क्यों अनायास ही कामनी को अपनी धमनियों में एक तेज चिंगारी सी अनुभव हुई। पल भर के लिए वह आत्मविस्मृत सी खड़ी रह गई, जैसे वह अपना सब कुछ खो बैठी हो। उस अफसर ने आगे पढ़ा, आ कि यह रात ढलती जाती है, कोई सायत खड़ी नहीं रहती, जो घड़ी प्यार की मुकर्रर है, हर घड़ी वह घड़ी नहीं रहती। अंदर फिर एक बार वाह वाह कैप्टन अजीत की ध्वनि गूंज उठी। तभी एक वेटर ने गरम गरम कबाब की प्लेट उस अफसर के सामने रखी, किंतु उसके साथियों ने झपाटा मारा और पल भर में ही सारी प्लेट साफ हो गई। कवि महोदय के पल्ले एक टुकड़ा भी ना पड़ा। लेकिन कबाब की प्लेट देखकर कामनी की भूख जरूर जाग उठी। उसे यह भी याद आ गया कि वह वहाँ किस उद्देश्य से आई थी। वह सोचने लगी कि उसकी सहेलियाँ भूख से कुलबुला रही होंगी। यह सोचते ही वह बाईं ओर के एक कमरे की ओर बढ़ गई, जिसमें आग जलती दिखाई दे रही थी। वह मेज़ का किचन था। खिड़की के पास पहुंचकर कामनी ने भीतर झांका। सौभाग्य से किचन एकदम खाली था। ना वहाँ मेज़ हवलदार था और ना मेज़ बॉय। वे सब शायद अफसरों को खिलाने पिलाने में व्यस्त थे। मेज पर खाने की ढेर सारी चीज़ें रखी हुई थीं। एक और फल भी थे। कामनी उस मेज की ओर ललचाई दृष्टि से देखने लगी। खाने की चीज़ों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। दूसरे ही क्षण खिड़की फांदकर वह किचन के भीतर पहुंच गई। फिर उसने जल्दी से कोने में रखी एक टोकरी उठाई और खाने की चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया। टोकरी भर जाने के बाद उसने एक सेब पर अपने दांत गड़ा दिए। सेब खाते खाते फिर वह खिड़की की ओर बढ़ी, किंतु उसने अभी अपने पांव खिड़की की ओर बढ़ाए ही थे कि मेस हवलदार वहां आ गया और कामनी कांपकर मूर्ति सी बनी खड़ी रह गई। सेब वाला हाथ भी उसके मुंह के पास ही स्थिर हो गया। वह आने वाले व्यक्ति की ओर देखते हुए वहां से निकल भागने का उपाय सोचने लगी। मेस हवलदार भी उसकी ओर पथराई दृष्टि से देखे जा रहा था। वह शायद सोच रहा था कि यह अप्सरा वहां किधर से आ गई। तभी कामनी उछली और खिड़की फांदकर बाहर निकल गई। मेस हवलदार ने खिड़की तक उसका पीछा किया और फिर चिल्ला उठा, चोर चोर चोर। शोर सुनकर कुछ अफसर मेज से बाहर निकल आए। कैप्टन अजीत भी उनके साथ बाहर आ गया। अफसरों ने देखा कि कोई बर्फ पर भागा चला जा रहा है। तभी अंधेरे में हॉल्ट हॉल्ट की अनेक आवाज़ें गूंज उठी और देवदार के वृक्षों के बीच पत्तों से टकराकर रह गईं। कामनी अंधेरे का लाभ उठाकर तेजी से भागी चली जा रही थी। इस ओर शायद कांटेदार तार नहीं थे। चोर चोर, हॉल्ट हॉल्ट, कौन है की आवाज़ें रात के सन्नाटे को चीरती हुई थोड़ी दूर पर स्थित गार्ड रूम तक भी जा पहुंची तो अचानक ही सर्चलाइट जल उठी। फिर वह कामनी पर फोकस हो गई तो कई व्यक्ति उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। बर्फीले मैदान में दौड़ते दौड़ते कामनी के पांव बोझिल हो गए। सर्चलाइट के कारण वह कहीं छिपने का कोई उपाय न था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। वह छिपती तो भला कहाँ छिपती, बचने की कोई संभावना न थी। कामनी ने मुड़कर देखा और फौजियों की टोली को अपना पीछा करते हुए देखकर घबरा उठी। उसने टोकरी एक ओर फेंक दी और खुद हाँफते हुए बर्फ से ढकी एक चट्टान पर जा गिरी। कैप्टन अजीत और उसके साथी थोड़ी ही देर में उस स्थान पर पहुंच गए, किंतु चोर को देखकर सब के सब चकरा गए। आधुनिक फैशन के रंगीन कपड़े पहने कामनी औंधी पड़ी हुई थी। टोकरी का सामान उधर बिखर गया था। कैप्टन अजीत की समझ में ना आया कि अब करे तो क्या करे। फिर कुछ सोचकर वह आगे बढ़ा और चोर को सीधा करने लगा। तभी उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके साथ और भी कई स्वर उस सन्नाटे में गूंज उठे। लड़की, लड़की कहाँ है, देखूं तो। सबसे पीछे खड़ा एक अफसर आगे आते हुए बोला, शायद बेहोश हो गई है, मेजर नंदा ने कहा। तो इसे तुरंत मेस में ले चलो, किसी ने सलाह दी। यह बात सबको जंच गई। उन्होंने कामनी की ओर से दृष्टि हटाकर सूबेदार बलवीर सिंह की ओर देखा।
जो शोर सुनकर उनके साथ ही भाग आया था। एक सुंदर युवती को मिलिट्री कैंप में देखकर सभी के चेहरे खिल उठे थे। हाँ, इसे मेस में ले चलो, अनुभवी सूबेदार ने उन सबके चेहरों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए कहा। यू आर राइट सर, शी मस्ट बी सेव्ड, कैप्टन अजीत ने चिल्लाकर अंग्रेजी में अपने JCO की बात का समर्थन किया और आगे बढ़कर कामनी को अपनी बाहों में उठा लिया। मेस में पहुंचते ही अजीत और कामनी के पास अफसरों का जमघट हो गया। कोने में रखी मेज को झट से खाली कर दिया गया और कैप्टन अजीत ने दूसरे अफसरों की सहायता से कामनी को उस पर लिटा दिया। उन सबको ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे अभी अभी वह अप्सरा आकाश से उतरी हो। हर कोई इस आशा में कामनी के पास खड़ा था कि होश में आते ही वह पहले उसे देखे। हर व्यक्ति उसके आकर्षण का पात्र बनने के लिए व्याकुल हो उठा था। कैप्टन अजीत ने कामनी के शरीर को सीधा किया और नाड़ी टटोली। बिल्कुल ठंडी हो गई है, उसने कहा। तो जल्दी से डॉक्टर को बुलवा लो, पास खड़े एक अफसर ने राय दी। डॉक्टर? कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर के आने से पहले ही, दूसरे अफसर ने कहना चाहा तो अजीत ने उसकी बात बीच में ही काट दी। शट अप, वह बोला। बकवास करने के बजाय झट से इसके जूते खोलो और तलवे मलने लगो। उस अफसर ने कैप्टन अजीत की आज्ञा का पालन तुरंत किया। वह कामनी के जूते खोलकर उसके तलवे मलने लगा। अजीत ने उसकी हथेलियों को मलना आरंभ कर दिया, लेकिन कामनी पर कोई असर न हुआ। यह देखकर मेजर नंदा बोल उठे, इससे काम ना चलेगा, झट से डॉक्टर को बुलवाओ। डॉक्टर तो आ ही जाएगा साहब, मेस हवलदार ने तनिक रुकते रुकते कहा। बुरा ना माने तो थोड़ी ब्रांडी दे दें। गुड आइडिया, कैप्टन अजीत ने उसकी बात का समर्थन किया और फिर खुद ही बड़बड़ाया। लेकिन ब्रांडी तो होगी नहीं इस वक्त, ब्रांडी नहीं तो रम भी चल जाएगी। सूबेदार बलबीर सिंह ने कामनी की गोरी गोरी उंगलियों पर दृष्टि जमाए हुए कहा। अजीत ने मेस वेटर को इशारा किया तो वह झट से एक गिलास में रम डालकर ले आया। मेजर नंदा ने सहारा देकर कामनी को बिठाया, लेकिन अजीत रम का गिलास उसके ओठों से लगाने लगा। तभी कामनी ने एक झटके के साथ अपनी आंखें खोल दी और चिल्ला उठी, मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसे इस तरह एकाएक होश में आते देखकर सभी अफसरों के दिलों को झटका सा लगा, जैसे किसी ने उन्हें सपनों के संसार से धकेलकर अचानक ही वास्तविकता की दुनिया में छोड़ दिया हो। सब चुपचाप खड़े उसकी ओर देखने लगे। ओ, तो आप होश में हैं? कैप्टन अजीत ने मौन तोड़ा। जी, डर के मारे बेहोशी का नाटक करना पड़ा। आप तो बहुत अच्छा नाटक कर लेती हैं। कौन हैं आप? एक लड़की। वह तो मैं देख ही रहा हूँ, किंतु रात में अकेली यहाँ क्या कर रही थी? चोरी, कामनी ने भेदड़क जवाब दिया। चोरी? वाह वाह, क्या सुंदर बात कही है। लेकिन चोरी किस लिए की जा रही थी? भूख मिटाने के लिए? यह सुनते ही सब अफसरों ने एक ठहाका लगाया और एकाएक गंभीर हो गए। अजीत ने मेस हवलदार से कहा कि वह कुछ फल और खाने की अन्य वस्तुएं बांधकर कामनी को दे दे। मेस हवलदार ने कुछ कहना चाहा तो अजीत बोल उठा, तुम चिंता मत करो, मेरी जिम्मेदारी पर दे दो। सिविलियंस की सहायता करना हम सैनिकों का काम है। कामनी ने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से अजीत को देखा। मेस हवलदार ने खाने की वस्तुएं बांध दी तो वह धन्यवाद देते हुए धीरे से बोली, इतनी कृपा की है तो थोड़ी कृपा और कर दीजिए। हाँ हाँ कहो, कंबल और दे दीजिए, बस 2-4 से ही काम चल जाएगा, हम सब मिलकर सो जाएंगी। हम सब यानी मैं और मेरी सहेलियाँ। ओह आई सी, कहीं ऐसा ना हो कि भूख से बचकर शीत की शिकार हो जाएं। मैं कंबलों का प्रबंध अभी किए देता हूँ। अजीत ने उसे सांत्वना दी और मेजर नंदा के कान में कुछ कहा। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था, कामनी की सहेलियों के दिलों में भय भी बढ़ता जा रहा था। कामनी के लौटने की राह देखते देखते वे अधमरी सी हो रही थीं। कहवा पीने के बाद भी उनके शरीर ठंडे थे, इसलिए आग के पास बैठकर मन ही मन कामनी को कोस रही थीं। कुछ देर बाद बाहर आहट हुई तो उनमें से एक ने दरवाज़ा खोल दिया। हवा के तेज झोंकों के साथ धुनी रुई के समान सफ़ेद बर्फ उड़कर भीतर आ गई। सबने एक साथ दृष्टि उठाकर दरवाजे की ओर देखा। दोनों हाथों में खाने की टोकरी थामे कामनी उनके सामने खड़ी थी। वे सब उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगीं। हेलो गर्ल्स, कामनी कहकर बोली।
सहेलियों के चेहरों पर उल्लास की तरंग दौड़ गई। कामनी ने खाने का सामान मेज पर उड़ेल दिया। तेज भूख से बेचैन युवतियां कौओं के झुंड की तरह खाने की वस्तुओं पर टूट ही पड़ने वाली थीं कि एक अजनबी को वहां देखकर एकाएक रुक गईं। कामनी अकेली नहीं आई थी, उसके साथ एक नौजवान फौजी अफसर और उसका अर्दली भी था, जिनके हाथों में फौजी कंबल थे। सहेलियां अजीत की ध्यानपूर्वक देखने लगीं। कैप्टन अजीत ने अर्दली से कंबल रख देने के लिए कहा। अर्दली कंबलों को रखकर बाहर चला गया तो कामनी ने परिचय कराया। यह हैं कैप्टन कैप्टन कहकर वह अजीत की ओर देखने लगी। अजीत। कैप्टन अजीत ने उसके वाक्य को पूरा कर दिया। फिर वह मुस्कुराने लगा। यस कैप्टन अजीत, इन्होंने इस संकट से हमारी सहायता की है। आई मीन ये फल, बिस्किट, यह कबाब, यह तो हमारा कर्तव्य है कि हम आप लोगों की सेवा करें, और फिर धन्यवाद आप इन्हें दीजिए। ना ये चोरी करने आती और ना हमारी भेंट आपसे होती। यू मीन ये सब चोरी की चीज़ें हैं? एक सहेली ने खाते खाते रुककर पूछा। थीं, पर अब नहीं हैं। अच्छा, आज्ञा दीजिए, कहकर कैप्टन अजीत ने जाना चाहा। अजी ऐसी भी क्या जल्दी, अभी आए और अभी चल दिए, और कुछ नहीं तो एक कप कहवा ही पीते जाइए। एक सहेली ने आंखें मटकाकर कहा। हाँ कैप्टन, और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अब कैप्टन अजीत इनकार न कर सका। उसने कामनी की आंखों में झांकने का प्रयत्न किया और मुस्कुराकर कहवे का प्याला थाम लिया। सभी सहेलियां अपना अपना प्याला उठाए अजीत को घेर कर खड़ी हो गईं। कैप्टन अजीत ने सबको निहारा और कहा, यह किस बाजार में बिकने की खातिर आ गया हूं मैं कि हर कीमत पे गोया अपनी कीमत पा गया हूं मैं। वाह वाह, आप तो शायरी करने लगे, एक चंचल सहेली ने कहा। हमने तो सोचा था कि फौज में सिर्फ गोली चलाना ही सिखाया जाता है, वहां तो कविता भी होती है। यह बात नहीं सरोज, कामनी ने मेहमान का पक्ष लिया। कैप्टन साहब एक अच्छे फौजी भी हैं और एक होनहार कवि भी हैं। अरे वाह, तुम तो थोड़ी ही देर में बहुत कुछ जान गई, सरोज ने तीर छोड़ा। इस पर सभी सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। असल में गोला बारूद एक कर्तव्य है और कविता मन की भावना। अजीत ने कामनी की बात संभालने का प्रयत्न किया। कैप्टन साहब, हम तो समझते थे कि मिलिट्री वाले बड़े ही कठोर हृदय होते हैं, उनके पास मन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, क्योंकि आप उन्हें हमेशा दूर से देखती हैं, वर्दी में, नियम का पालन करने वाले। कर्तव्य की पुकार के आगे उनके लिए तोपें, बंदूकें, बारूदें कुछ नहीं, लेकिन हृदय उनका भी धड़कता है। उसमें कभी फूल की सी कोमलता होती है तो कभी पारे की सी तड़प। हमारी याद भी आएगी कभी आपको, कामिनी के मुंह से अनायास ही निकल गया और फिर झेंपकर दूसरी ओर देखने लगी। याद ही तो रह जाती हैं बस, वरना कौन जाने कल आप कहाँ और हम कहाँ। इसी पर एक शेर याद आया है। पल भर की मुलाकात में यादों का यह अंबार, सब कुछ तो चला जाता है, रह जाता है एक प्यार। वाह, बहुत खूब, फिर कहिए। कई सहेलियां एक साथ कह उठीं। कुछ और सुनाइए, हम यूं ना जाने देंगे। उनके अधिक आग्रह पर कैप्टन अजीत ने एक शेर और सुनाया। यह गिरती हुई बर्फ, यह ठिठरा हुआ आलम, कौन आया के सीने में दहक उठे हैं अंगार। लय के साथ गजल का दूसरा शेर सुनते ही सब पर जादू सा छा गया। कैप्टन अजीत गजल पढ़ता रहा और वे खोई खोई सी सुनती रहीं। तभी कामिनी बिना आहट किए गई और अपना टेप रिकॉर्डर उठा लाई। फिर उसने अजीत की मधुर आवाज़ टेप में भर ली। सुबह होते ही कैप्टन अजीत को कर्नल राणा के सामने उपस्थित होना पड़ा। उसने मेज़ के नियम को जो तोड़ा था। COA से फटकार भी मिल सकती थी और हर्जाना भी भरना पड़ सकता था, किंतु उसका उसे कोई दुख न था। बुलावा आते ही वह सीधा उनके केबिन में घुस गया। कर्नल राणा उस समय गंभीर मुद्रा में किसी फाइल को पढ़ रहे थे। ओठों में दबाए शिगार के गहरे कश लेकर वे धुआं छोड़ते जा रहे थे। धुएं के कारण उनकी गंभीरता और भी अधिक प्रतीत हो रही थी। कैप्टन अजीत बड़ा सैल्यूट मारकर उनके सामने खड़ा हो गया। कर्नल राणा ने उस पर सरसरी निगाह डाली और फिर फाइल देखने लगे। कुछ देर चुप रहने के बाद कर्नल ने अजीत से
दृष्टि मिलाई और कहा, जानते हो कैप्टन, हमने तुम्हें क्यों बुलाया है? यस सर, और मुझे अफसोस है कि कल रात इतनी गए मैंने सरकारी ऑर्डर लेना उचित नहीं समझा। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, मैंने आर्मी का डिसिप्लिन तोड़ा ज़रूर है, लेकिन न जाने क्यों उन लड़कियों की व्यवस्था और भूख के बारे में जानकर मैं रुक ना सका। नियम तोड़ने के लिए मैं हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। वाट नॉनसेंस! एक आर्मी अफसर होकर तुम यह बात कह रहे हो? विपत्ति में सिविलियंस की सहायता करना तो हमारा पहला कर्तव्य है। मैं तुम्हारी जगह होता तो उन सबको अपने रूम में ले आता। जी, अपने रूम में? कैप्टन अजीत क्षण भर के लिए सकपका गया और सीओ की ओर किसी मूर्ख की तरह देखने लगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उन्हें अपने रूम में ले आता और बढ़िया डिनर देता, उनके आराम का बंदोबस्त करता। कर्नल राणा की इस बात पर अजीत को अचानक यूं हंसी आ गई, किंतु वह अपनी हंसी को दबाते ही बोला, यू आर ग्रेट सर। जो लड़की चोरी करने आई थी उसका नाम पूछा? जी, नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। क्या, नाम भी नहीं पूछा? अफसर हो या? खैर, जाने दो। कहाँ हैं वे लड़कियाँ? जी, नीचे। नीचे? जी, मेरा मतलब है नीचे डाक बंगले में। कैप्टन, व्हाट्स द टाइम नाउ? 8:30 सर। एंड व्हाट्स द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट? 9:30 सर। फिर तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ उन सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुला लाओ, अपनी ओर से नहीं, हमारी ओर से। सीईओ का यह ऑर्डर सुनते ही अजीत खुशी से नाच उठा। उसने उछलकर सैल्यूट मारा और फुर्ती से बाहर निकल गया। कर्नल राणा उसके उत्साह को देखकर मुस्कुरा उठे और बुझे हुए सिगार को सुलगाने लगे। कैप्टन अजीत हवा की रफ्तार से बर्फ पर भागा जा रहा था। उसके पैरों में एक नई शक्ति का संचार हो उठा था। शरीर में बच्चों जैसी स्फूर्ति और ललक समा गई थी। वह शीघ्र से शीघ्र उस सूरत को देख लेना चाहता था जो रात भर उसकी आंखों में बसी रही थी। वह अपने सपनों की रानी को सीईओ की ओर से निमंत्रण देने जा रहा था, किंतु उसके अधिकार में होता तो यह काम वह खुद भी करता। जब वह डाक बंगले में पहुंचा तो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसकी सांसों के साथ हल्का हल्का धुआं निकलकर वातावरण में समा रहा था। वहां पहुंचकर उसने अपनी चाल धीमी की और सांसों पर काबू पाने का प्रयत्न करने लगा। फिर वह बरामदे तक चला गया। दरवाजे को खुला पाकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने किवाड़ खटखटाकर अपने आने की सूचना दी। कोई उत्तर न मिलने पर उसने किवाड़ को और जोर से खटखटाया, लेकिन तब भी कोई ना बोला। अजीत सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। फिर अचानक ही कुछ सोचकर वह भीतर चला गया। लेकिन यह क्या? अजीत को अपनी सांस रुकती सी लगी। वह पथराई दृष्टि से कमरे का निरीक्षण करने लगा। उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था। वहाँ कोई न था। कमरा एकदम खाली था। मेज पर केवल कंबलों का ढेर लगा था। फिर धीरे धीरे चलकर अजीत उस मेज के पास पहुंच गया। तभी किसी की आहट सुनकर वह पलटा। दरवाजे पर डाक बंगले का चौकीदार खड़ा था। वे सब कहाँ गईं? चौकीदार के अंदर आते ही अजीत ने पूछा। लौट गईं। जाते वक्त किसी ने कुछ कहा? इन कंबलों को लौटा देने के लिए कहा था, और यह चिट्ठी है आपके लिए। चौकीदार ने अपने लंबे चोगे से चिट्ठी निकालकर अजीत को थमा दी। अजीत ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। डियर कैप्टन, यह बर्फीली रात, यह छोटी सी मुलाकात, मैं सोच भी न सकती थी कि मेरी जिंदगी में हलचल मच जाएगी। आपका उपकार हमेशा याद रहेगा। आपकी का। अजीत ने कामिनी के लिखे हुए इस पत्र को कई बार पढ़ा। वह यह सोचकर आश्चर्य में डूब गया कि जो लड़की रात भर उसके मन मस्तिष्क पर छाई रही, एक छोटी सी मुलाकात के बाद अपनी भावनाओं को यूं प्रकट करके चली जाएगी। उस निर्भीक और चंचल लड़की की छवि बार बार अजीत की आंखों में उभरने लगी और वह कमरे में चारों ओर निगाह दौड़ाने लगा, एकदम मौन और खोया सा। हुजूर, इन कंबलों को कैंप में पहुंचा दूं? सहसा चौकीदार ने मौन को भंग किया। अजीत ने चौंककर उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, पहुंचा दो। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। चौकीदार भी कंबलों को अपनी बाहों में थामे उसके पीछे पीछे चलने लगा। बर्फ पर चलते हुए अजीत को लगा कि उसके हृदय का भार पैरों की बेड़ी बनता जा रहा है। फिर भी वह बोझिल कदमों से कैंप की ओर बढ़ता रहा। कामनी का लिखा पत्र अभी तक उसकी उंगलियों में दबा हुआ था।
उस अप्सरा का यही तो एक चीज़ थी जो उसके पास रह गई थी। एक झलक दिखाकर वह ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। कभी वह रुककर चिनार के वृक्षों की ओर देखने लगता, जिनमें से छनते हुए उजाले की किरणें में उस हिरणी का चेहरा उभरता प्रतीत होता। वह उस मोहनी मूरत को जो चोरी करने आई थी कुछ और, लेकिन चुरा ले गई थी उसका दिल, डाक बंगले में ना पाकर परेशान हो गया था। कामनी की चंचलता भी अचानक ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। वह भी शायद अजीत के वियोग में तड़प रही थी। वह चुपचाप बैठी उस बस की प्रतीक्षा कर रही थी जिसमें बैठकर उसे श्रीनगर जाना था। बस स्टॉप पर उसे इस तरह उदास देखकर उसकी सहेलियों को समझ में ना आ रहा था कि उससे क्या कहें। हर पल कामिनी की उदासी बढ़ती जा रही थी। चंपा ने उसे गर्म चाय का प्याला देना चाहा तो कामिनी ने इनकार कर दिया। क्या बात है कामिनी, वह कप्तान अभी तक कल्पना में बसा है क्या? चंपा ने उसे छेड़ा। क्या शेर पड़ता था, दूसरी ने कहा। मुझे तंग मत करो, कामिनी ने उन्हें झिड़क दिया। हुजूर, कसूर किसी और का और गुस्सा हम पर। इस पर एक जोरदार ठहाका लगा। बेचारी गई थी खाना चुराने, किसी ने उल्टा दिल चुरा लिया, एक सहेली ने व्यंग कसा। कामिनी तो हमेशा दिल का खेल खेलती आई है। जहां कोई बांका नौजवान देखा वहीं अपना दिल खो दिया। फिर एक जोरदार ठहाका लगा। इस पर कामिनी को क्रोध आ गया। वह अपना सामान लेकर सबसे अलग पुलिया पर जा बैठी। तभी उसकी दृष्टि अपने सामान में रखे उस टेप रिकॉर्डर पर पड़ी जिसमें उसने अजीत की आवाज़ भर ली थी। उसने स्वर धीमा करके उसका बटन दबा दिया, लेकिन कोई आवाज़ ना आई। कामिनी ने झट से मशीन को खोल डाला, लेकिन उसमें टेप न था। किसी ने शायद उसका टेप चुरा लिया था। वह मस्तिष्क पर बल देकर सोचने लगी। अचानक उसे याद आया कि उसने वह टेप डिब्बे में बंद करके डाक बंगले के आतिशदान के पास अंगीठी पर रख दिया था ताकि वह उसकी सहेलियों की नज़र में ना आए। वह एकाएक वहाँ से उठी और डाक बंगले की ओर चल दी। सहेलियों ने देखा तो आपस में बातें करने लगीं। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? कमला ने दूर से चिल्लाकर कहा। डाक बंगले तक, कामिनी ने बिना मुड़े उत्तर दिया। बस आ रही होगी, आने दो। तुम यहीं रह जाओगी, मेरा टेप वहाँ रह गया है। अरे दूसरा आ जाएगा। नहीं, मुझे वही चाहिए। बस तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेंगी, चंपा ने जोर से कहा। कोई बात नहीं, मैं दूसरी बस से आ जाऊंगी, कामिनी भी चिल्लाकर बोली और तेजी से ऊपर चढ़ती चली गई। उसे जाते देखकर सहेलियां असमंजस में पड़ गईं। उसे कौन रोके, क्यों रोके, कैसे रोके? अरे टेप का तो बहाना है, एक ने कहा। गई होगी अपने कैप्टन से मिलने। इस पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब तक कामिनी काफ़ी दूर निकल गई थी। पगडंडी के दोनों ओर बर्फ साफ करके समतल मार्ग बन चुका था। वह उसी पर चलती गई, किंतु अचानक ही उसके पैर अपनी जगह पर जम गए। कोई व्यक्ति चिनार के तने से लगा खड़ा था। कामिनी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसकी बिफरी सांसों में एक नाम थरथराया, कुंदन। कुंदन अपना नाम सुनते ही झट उसके सामने आ गया। कामिनी के चेहरे पर घबराहट उभर आई थी, जैसे वह गहरी दृष्टि से देख रहा था। उसका कद लंबा था और उसने बड़ा कोट पहन रखा था। गले में मफलर और आंखों पर पीले रंग का शीशों वाला चश्मा। कुंदन की पुतलियों में वासना नाच रही थी। शीतल पवन के झोंकों से उसका चेहरा लाल होता जा रहा था। घबराई हुई कामिनी को कुंदन कुछ देर तक कामुक दृष्टि से देखता रहा और फिर ठंड से सिकुड़ते ओठों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोला, तुम्हें शायद इसकी तलाश थी। कुंदन के हाथ में टेप का डिब्बा देखते ही कामिनी चौंक उठी। यह तुम्हें कहाँ मिला? उसने पूछा। उसी डाक बंगले में जहाँ तुमने रात बिताई। लेकिन मैं वहाँ अकेली नहीं थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारे साथ लड़कियों की एक टोली थी। तुम अचानक यहाँ? तुम्हारे हॉस्टल गया तो पता चला कि तुम लड़कियों के साथ पिकनिक के लिए जा चुकी हो। तुम्हारे घर भी गया, लेकिन तुम वहाँ से भी निकल चुकी थी। सोचा इससे बढ़िया मौका और कौन सा हाथ आएगा एकांत में मिलने का, सो सीधा यहाँ चला आया। तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? कुंदन को किस बात की खबर नहीं रहती। वक्त मेरी मुट्ठी में है, लेकिन आज वक्त ने मुझे मात दे दी, वरना यह बर्फीला तूफान मेरी बाहों में सिमटकर ठंडा हो जाता। हम एक हो जाते कामिनी। कामिनी को उसकी यह बात अच्छी न लगी। उसने टेप लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया।
क्यों, बहुत जल्दी है? कुंदन एक आवारा सी मुस्कुराहट फेंकते हुए बोला। हमें पहली बस पकड़नी है। उसको मिस कर दो, मैं पहुंचा दूंगा तुम्हें। नहीं कुंदन, लड़कियां बुरा मानेंगी और ना जाने क्या क्या सोचने लग जाएंगी। सोचने दो उनको, यह तो दुनिया का दस्तूर है। लेकिन तुम्हें किस बात का डर? तुम तो नित नए एडवेंचर में विश्वास रखती हो। लेकिन प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है, वह नित नए एडवेंचर के साथ नहीं बदलता। कामनी की इस बात से कुंदन पिघल गया। उसके ओठों पर चंचल मुस्कुराहट मचलने लगी। वह कामनी की बड़ी बड़ी आंखों में झांकते हुए उसके पास आ गया। प्लीज़ कुंदन, दे दो, देर हो रही है। कामनी ने टेप के लिए अनुरोध किया। कुंदन ने टेप का डिब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया। कामनी ने हाथ आगे किया तो कुंदन ने झटके से उसे खींच लिया और कामनी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। कामनी ने पूरी शक्ति से छूटने का प्रयत्न किया, किंतु वह उसके बाहुपाश से मुक्त न हो सकी। बेबस कामनी उसकी बाहों में कसमसा रही थी और कुंदन उसकी बेबसी पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर कुंदन ने बलपूर्वक अपने जलते हुए ओंठ कामनी के ओठों पर रख दिए। तभी कामनी छटपटाई और कुंदन के बंधन से मुक्त हो गई। फिर वह बुझी हुई दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी। कुंदन कामुक दृष्टि से उसे देखता रहा। उसने टेप का डिब्बा कामनी की ओर फिर बढ़ाया, लेकिन इस बार कामनी ने ध्यान ना दिया। लो ना, तुम्हें देर हो रही है, कुंदन ने उसकी ओर ललचाई दृष्टि से देखते हुए कहा। लेकिन कामनी चुप रही। कुंदन उसके पास आ गया और पूछने लगा, नाराज हो मुझसे? हाँ, कामनी ने बिगड़कर मुंह फेर लिया। मेरा कसूर? प्यार में हर घड़ी छल जो करते हो। तुम्हारे प्यार की कोई कल सीधी नहीं, इसलिए। कभी इम्तिहान लिया है तुमने? तो आज ले लूँ इम्तिहान। कामनी कुछ न बोली तो कुंदन ने टेप का डिब्बा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो अपना टेप। इस बार कामनी ने टेप का डिब्बा ले लिया। अब आ जाओ मेरे पास। किस लिए? तुम्ही ने तो कहा कि प्यार में छल नहीं होना चाहिए। वह देखो, बस आ गई। कामनी बस स्टॉप की ओर देखकर चिल्लाई। लेकिन वह तो 1 घंटे रुकेगी, कुंदन बोला। कामनी ने कुंदन की इस बात का कोई जवाब ना दिया और हिरणी की तरह छलांग लगाते हुए नीचे की ओर भागी। कामनी, रुक जाओ कामिनी, कुंदन ने जोर से पुकारा। बाय बाय डियर, फिर मिलेंगे, कामनी ने बिना मुड़े कहे कह दिया। कुंदन उसकी ओर देखता रहा और मुस्कुराता रहा। वह उसकी इन्हीं अदाओं पर तो फिदा था। कैप्टन अजीत पर भी कामनी ने जादू कर दिया था। वह एक दिन का चैन और रात की नींद उड़ा ले गई थी। कामनी का लिखा पत्र अजीत ने सैकड़ों बार पढ़ डाला था। वह अपने कमरे में कामनी का पत्र सामने रखकर उस पर दृष्टि जमाए बैठा था। हवा के तेज झोंकों ने कल रात के तूफान जैसा रूप धारण कर लिया था। तेज हवा उसका दरवाज़ा खटखटाती तो उसे यूं लगता जैसे रात वाला चोर फिर आ गया हो। किसी ने धड़ाम से किवाड़ खोल दिए तो वह चौंक कर उठ गया। कामनी का पत्र उड़कर रणधीर और मेजर नंदा के कदमों के पास जा गिरा। दोनों अफसर अभी अभी भीतर आए थे। इससे पूर्व कि अजीत लपक कर अपने सपनों की रानी का पत्र उठाता, मेजर नंदा ने उसे झुककर उठा लिया और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। डियर कैप्टन, आपकी क। नीचे लिखे क को मेजर नंदा ने जोर देकर पढ़ा और अचानक ही हंस दिए। किसी का पत्र पढ़ना कहाँ की शिष्टता है, अजीत ने वह पत्र छीनते हुए कहा। ओहो, तो बात यहाँ तक आ पहुँची कि आप बुरा मानने लगे, मेजर नंदा ने प्यार से कहा। बुरा मानो या भला, लेकिन इश्क मोहब्बत में कामकाज भूल जाना कहाँ तक ठीक है, वह भी फौज का, रणधीर ने विषय बदलते हुए कहा। आपको याद है आज कर्नल साहब के पास जाना है, मीटिंग है। ओह, आई एम सॉरी। मीटिंग की बात सुनते ही अजीत तैयार होने लगा। फिर जब वह शीशे के सामने खड़ा हुआ तब अपनी ही सूरत देखकर गुनगुना उठा। हम आंख लड़ा तो लेते हैं, पर हालत क्या हो जाती है, दिल पारा सा बन जाता है और नींद हवा हो जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार शर्मीली उपन्यास का पहला भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आ रही होगी। तो जल्दी से इसको कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करें और एक बार फिर यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें और इसके अंदर जाकर अच्छे अच्छे ऑडियोज़ सुनें। धन्यवाद।